गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे पादप प्रजनन और पादप प्रजनन में हम पढ़ रहे थे पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया। और पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के चरणों से होती है, जिसमें से पहली प्रक्रिया है, पहला जो चरण है बच्चों अर्जन करना। पहला क्या है? अर्जन। देखो इसमें क्या है कि वांछित जनन द्रव्य किस्म को प्राप्त करने को अर्जन कहते हैं। वांछित जो जनन द्रव्य है, वांछित जनन द्रव्य को प्राप्त कर, वांछित जनन द्रव्य के प्राप्त करने को अर्जन कहते हैं। ठीक है, अर्जन मतलब इकट्ठा करना। भाई वांछित जो किस्म है, वांछित जो जनन द्रव्य है, उसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? अर्जन कहते हैं। सभी पादप पुनर्स्थापन राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक, देखो जो पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया के लिए जो अर्जन की प्रक्रिया है, वह अर्जन मुख्य रूप से NBPGR राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, उसके माध्यम से तो पादप प्रजनन के लिए जो अर्जन की प्रक्रिया है वह सुनिश्चित की जाती है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के माध्यम से फसल प्रजाति का अर्जन किया जाता है। फसलों की किस्मों का अर्जन किया जाता है, अर्जन किया जाता है। ये NBPGR इसकी बुक है, दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। तो अर्जन क्या है? वांछित जनन द्रव्य को प्राप्त करने का जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? अर्जन कहते हैं। NBPGR दिल्ली के अंदर स्थित है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के माध्यम से जो फसल की जो किस्म है उनका अर्जन किया जाता है। ये क्या होगी? पहली प्रक्रिया। अपन क्या करेंगे? सबसे पहले किसी प्रकार का जो वांछित जनन द्रव्य है, कोई फसल की किस्म है, उसको क्या करने पर उसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे अर्जन कहते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है वह है संगरोध। देखिए इसमें क्या होता है कि जो बाहर से आयातित जो पौधे होते हैं, बाहर से आयातित बीजों बाहर से आयातित मतलब बाहर से मंगाए हुए बीज जिनका क्या करते हैं? आयात करते हैं। तो बाहर से आयातित बीजों तथा पादप उत्पादों का रोग, कोमा कीट एवं खरपतवारों से मुक्त होना, कीट एवं खरपतवारों से मुक्त होना, यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया। मुक्त होना यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया संगरोध कहलाती है। भाई हमने बाहर से कोई बीज मंगाया, और उस बीज के अंदर क्या करें अपन? बाहर से जो बीज मंगाया, बाहर से कोई आयातित बीज मंगाया तथा पादप उत्पादों का क्या किया? रोग, कीट, खरपतवार आदि से मुक्त होना।
भाई उस पादप के अंदर जो बीजों के पादप बनाएंगे उस पादप के अंदर कोई रोग तो नहीं है, कोई कीट तो नहीं लग रहा है वहाँ पर, कोई खरपतवार तो नहीं है, ये मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है ना, पादपों का रोग तो नहीं है, कीट है और खरपतवार है ना, उनको क्या करें अपन, उनको एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ये सुनिश्चित कर लेते हैं अपन। तो सुनिश्चित करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, संगरोध कहते हैं। तीसरा चरण क्या है इसका, सूचीबद्धन। सूचीबद्धन, कैटलॉगिंग। देखो NBPGR को प्राप्त होने वाले सभी विभेद या प्रविष्टियों को एक ही किस्म, एक ही क्रम संख्या से प्रस्तुत किया जाता है। देखो जितनी भी जो NBPGR है उसको कोई बाहर से जो प्रविष्टि है ना, कोई प्रविष्टि मतलब कोई फसली पादप हो सकता है, कोई किस्म की प्रविष्टि, तो कोई प्रविष्टि या विभेद बोल सकते हैं उसी की किस्म है ना, कोई प्रविष्टि बोल दें या विभेद बोल दें, एक ही बात है। तो प्राप्त होने वाले सभी विभेदों या प्रविष्टियों को ये कौन प्राप्त कर रहा है, NBPGR। तो NBPGR को प्राप्त हो रही है चीजें हैं, NBPGR को प्राप्त प्रविष्टि या विभेद को एक ही क्रम संख्या से क्या कहता है, नोट किया जाता है। विभेद को एक ही क्रम संख्या से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। NBPGR को प्राप्त कोई भी प्रविष्टि या विभेद, स्ट्रेन्स इसे बोलते हैं, इंट्रीज है ना, कोई फसली किस्म हो सकती है, कोई जीन हो सकता है। तो NBPGR को प्राप्त सभी प्रविष्टि या विभेदों को एक ही जो क्रम संख्या है, सीरियल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में इनको, एक ही क्रम संख्या से कहते हैं इनको प्रदर्शित किया जाता है। और इसके साथ ही प्रत्येक प्रविष्टि की प्रजाति, उस प्रत्येक जो प्रविष्टि है, प्रत्येक प्रविष्टि की प्रजाति है ना, उसकी कौन सी प्रजाति है और उसकी कौन सी किस्म है, किस्म कोमा उद्गम कोमा अनुकूलन अभिलक्षण, अनुकूलन अभिलक्षण आदि का भी रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, देखो कोई भी फसल है, कोई भी फसल की प्रविष्टि हो सकती है, विभेद हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, उसको जो NBPGR है उसको प्राप्त करता है। तो NBPGR किसी फसल की प्रविष्टि या विभेद को एक ही जो सीरियल नंबर है, क्रम संख्या है, उसकी तरह से शो किया जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, प्रत्येक जो प्रविष्टि है उसके, अब जो प्रविष्टि है, विभेद है, उसकी कौन सी प्रजाति का पादप है, कौन सी किस्म की प्रजाति है ना, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, अर्थात उसको कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसके वातावरण है उसका अनुकूलन कैसा है, और उसके कौन कौन से लक्षण हैं, उनका भी क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये रिकॉर्ड जो रखने की प्रक्रिया है, ये सब लक्षणों को देखना, उनका एक सीरियल नंबर से शो करना, ये सब क्या है, इसे कहते हैं सूचीबद्धन। अगली जो प्रक्रिया है वो क्या है, मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य प्लस अंकन। क्या अर्थ है इसका, मूल्य प्लस अंकन, अर्थात जो ब्यूरो के द्वारा प्राप्त सभी जो प्रविष्टियों को ब्यूरो के ईसाबुट प्रक्षेत्र तथा अन्य केंद्र पर उगाया जाता है। जो NBPGR है, NBPGR है ना, जो ब्यूरो है, उसकी जो सभी जो प्रजातियां हैं, ब्यूरो को प्राप्त सभी प्रविष्टियों को है ना, सभी जो प्रविष्टियां हैं, सभी प्रविष्टियों को
प्रविष्टियों को ईसापुर प्रक्षेत्र तथा ईसापुर प्रक्षेत्र या क्षेत्र की बात है, ईसापुर प्रक्षेत्र तथा अन्य 4, भाई किसी अन्य जगह भी इनके 4 सेंटर हो सकते हैं, है ना। ईसापुर में तो है ही है, ईसापुर प्रक्षेत्र तथा 4 अन्य जो केंद्र हैं तथा अन्य 4 जो केंद्र है, केंद्रों पर क्या कहता है, उगाया जाता है। ठीक है। इन प्रविष्टियों का उत्पन्न तथा अन्य लक्षणों का मूल्यांकन किया जाता है। ये जो प्रविष्टियां हैं उगाने के बाद क्या कहता है, इन प्रविष्टियों का फसल किसी अन्य फसल के लक्षणों किसी अन्य फसल के लक्षणों एवं उपज के लिए किसी अन्य फसल के लक्षणों एवं उपज के लिए मूल्यांकन किया जाता है। देखो भाई, इसे जो NBPGR जो ब्यूरो है ना, राष्ट्रीय पादप अनुबंध संसाधन ब्यूरो, इसको जो सभी जो प्रविष्टियां हैं, इन सभी प्रविष्टियों को ईसापुर जो प्रक्षेत्र है ना, ईसापुर प्रक्षेत्र के अंदर क्या इसको उगाया जाता है। और इसके अलावा इसके 4 सेंटर्स किसी जगह होंगे, नाम नहीं दिए किताब में अपने, है ना, कोई उनको समझना नहीं है। तो NBPGR जो सभी जो प्रविष्टियां हैं, इन सभी प्रविष्टियों को ईसापुर जो क्षेत्र है, शाखा ईसापुर में इसकी, और 4 जो अन्य सेंटर्स हैं वहाँ पर इसको उगाया जाता है। और इन प्रविष्टियों का किसी अन्य फसल के लक्षणों के साथ किसी अन्य फसल के लक्षणों एवं उपज के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि भाई कितना इसके कौन कौन से लक्षण है इसके, है ना, कौन से लक्षण नहीं है, और कितनी उपज देती है ये फसल। इन सब के लिए इसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। अगला है गुणन एवं वितरण। गुणन एवं वितरण, मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जो जब परीक्षणों में किसी प्रविष्टि की उपज तथा अन्य अभिलक्षण प्रचलित उन्नत किस्मों की तुलना करके अधिक उत्कृष्ट होते हैं, तो ऐसी प्रविष्टि को नई किस्म के रूप में विमोचित किया जाता है। ऐसी ही किस्मों के बीजों का उत्पादन तथा वितरण बीज निगमों के द्वारा किया जाता है। तो कोई फसल है, किसी किस्म की फसल है, उसकी क्या किया, उसका परीक्षण किया जाता है। फसलों का जो परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। फसलों के परीक्षण मतलब टेस्ट, परीक्षणों में किसी प्रविष्टि की उपज, परीक्षणों में किसी फसलों के परीक्षणों में किसी प्रविष्टि की उपज, परीक्षणों में किसी प्रविष्टि की उपज तथा अन्य अभिलक्षण प्रचलित उन्नत किस्मों की तुलना में तथा अन्य उन्नत प्रचलित लक्षण उन्नत किस्मों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट होते हैं। अन्य प्रचलित फसलों के लक्षण, अधिक उत्कृष्ट होते हैं। परीक्षणों में किसी प्रविष्टि की उपज एवं उन्नत प्रचलित जो फसलों के लक्षण हैं वो क्या होते हैं, अधिक उत्कृष्ट होते हैं। भाई टेस्ट किए हमने और उस टेस्ट में क्या किया, अच्छा लक्षण प्राप्त हुए, तो उसके लक्षण तो बेहतर होंगे, उससे जो दूसरी फसल है उससे बेहतर होंगे। तो ऐसी प्रविष्टि को नई किस्म के रूप में विमोचित किया जाता है।
ऐसी प्रविष्टि को नई फसल के रूप में विमोचित किया जाता है। विमोचित किया जाता है। ऐसी किस्मों को बीजों का उत्पादन तथा वितरण बीज निगमों द्वारा किया जाता है। अब जब विमोचित कर देंगे किस उसको तो बीज भी बनाने, तो इन फसलों के बीजों को का गुणन एवं वितरण बीज निगमों द्वारा किया जाता है। बीज निगमों द्वारा किया जाता है। देखो बेटा कि जो हमने क्या किया, किसी वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया तो परीक्षण में किसी प्रविष्टि की उपज तथा उन्नत प्रचलित फसल के अभिलक्षण अधिक उत्कृष्ट होते हैं, है ना भाई। कोई टेस्ट किया किसी फसल के लिए, उसका जीन कैसे हैं, उसकी कितनी उपज दे रही है, उसकी क्वालिटी कैसी है, सब टेस्ट किए उस फसल के। तब हमने क्या किया, तो उस ऐसी प्रविष्टि को नई फसल के रूप में विमोचित कर देते हैं अपन, है ना भाई। सब चीज़ अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है, स्वाद भी अच्छा है, रंग भी अच्छा है, उपज भी अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी आ रही है ना। तो इन सब चीज़ों की टेस्ट करके और जो उपज है, उन्नत लक्षण है, वो बेहतर होते हैं उनके। तो ऐसी प्रविष्टि को हम कैसे कि हाँ अब ये अच्छी क्वालिटी की फसल है, अच्छी उपज देने वाली फसल है, तब उसको हम फसल के रूप में विमोचित कर देते हैं। और इन फसलों का बीजों का जो वितरण है और गुणन है वह बीज निगमों के द्वारा किया जाता है। अगला लक्षण है बच्चों इसका, तो ये 5 लक्ष्य वो थे इसके करैक्टर्स, पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया के चरण थे ये 5। कौन कौन से देखो, अर्जन, वांछित जनन द्रव्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया। क्या कहते हैं, वांछित जनन द्रव्य या किसी फसल, जो कोई भी फसल है उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो वांछित जनन द्रव्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया अर्जन कहलाती है। NBPGR खास तौर दिल्ली में स्थित है। तो NBPGR अर्थात राष्ट्रीय पादप अनुबंध संसाधन ब्यूरो के माध्यम से फसलों की किस्मों का अर्जन किया जाता है ना। यही जो NBPGR है वे क्या करती है, फसलों का विमोचन करती है, अर्जन करती है। अगला है संगरोध, बाहर से आयातित बीजों, बाहर से कोई बीज मंगाए हमने, तथा पादप उत्पादों के रोग, उसमें कोई बीज बाहर से आयातित बीजों तथा पादप उत्पादकों का कोई पादप उत्पाद है, उसका रोग, उसमें रोग कितना है, रोग की मात्रा कितनी है, कीट कौन कौन से हैं उसके अंदर, खरपतवारों से आदि से मुक्त होना। ठीक है, तो बाहर से आयातित बीजों तथा पादप उत्पादों का रोग, कीट और खरपतवार से मुक्त होना, यह सुनिश्चित करना है कि जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, संगरोध कहते हैं। सूचीबद्धन जो ब्यूरो है NBPGR है, उसको प्राप्त किसी प्रविष्टि या विविधों को एक ही क्रम के अंदर क्या कहता है, इसके द्वारा शो किया जाता है। भाई NBPGR कोई फसल प्राप्त हुई, कोई प्रविष्टि प्राप्त हुई, तो सभी जो प्रविष्टियां हैं, सभी विभेद है, वह ब्यूरो के माध्यम से जो NBPGR है उसको प्राप्त जो सभी प्रविष्टियां हैं, विभेद हैं, उनको एक ही क्रम संख्या से एक ही जो सीरियल नंबर्स हैं उसके द्वारा इसको शो किया था, डिनोट किया जाता है। प्रत्येक प्रविष्टि प्रजाति किसी प्रविष्टि की कौन सी प्रजाति है, कौन सी किस्म है, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है और अनुकूलन कैसा वातावरण के साथ, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, अभिलक्षण है आदि का भी क्या कहते हैं, रिकॉर्ड किया जाता, रखा जाता है। तो जिसे कहते हैं सूचीबद्धन। अगला है मूल्यांकन। सभी जो प्रविष्टियां हैं, सभी प्रविष्टियों को ईसापुर जो क्षेत्र है, इसका एक क्षेत्रीय क्या है, कार्यालय है, कौन सा, ईसापुर में, उसका NBPGR का। तो सभी जो प्रविष्टियां हैं उनको प्रविष्टियों को ईसापुर प्रक्षेत्र में तथा अन्य 4 जो केंद्र हैं उन पर उसको उगाया जाता है। ठीक है, कोई सी प्रविष्टियां हैं चेक करने के लिए सबसे पहले सभी प्रविष्टियों को ईसापुर प्रक्षेत्र में और जिसके 4 जो अन्य सेंटर्स हैं वहाँ पर उगाया जाता है और इन प्रविष्टियों का किसी अन्य फसल के लक्षणों एवं उपज के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ये जो प्रविष्टियाँ वहाँ उगा करके इन किस्म की जो फसलें होती हैं उनके लक्षण कैसे हैं, उपज के लिए इनका मूल्यांकन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, मूल्यांकन, एवल्यूशन। अगला है गुणन एवं वितरण। परीक्षणों में किसी प्रविष्टि की उपज
तथा उन्नत प्रचलित फसलों के लक्षण अधिक उत्कृष्ट होते हैं, है ना। हमने टेस्ट किए, उस टेस्ट में अगर लक्षण और उपज की प्रक्रिया अच्छी पाई गई तो क्या होते हैं, वो अधिक उत्कृष्ट हैं, अधिक अच्छे हैं हमारे लिए। तो ऐसी प्रविष्टियों को नई फसल के रूप में विमोचित किया जाता है। क्या किया जाता है, नई फसल के रूप में। और इन फसलों के बीजों का जो गुणन एवं वितरण है वह बीज लोगों के द्वारा कर दिया जाता है। तो ये थी पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया। अर्जन करना, संगरोध करना, सूचीबद्धन करना, मूल्यांकन करना, गुणन एवं वितरण, पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया। अब बच्चों देख रहे हैं पादप पुनर्स्थापन के लाभ। अब अगला टॉपिक क्या है इसी में, पादप पुनर्स्थापन के लाभ। कौन कौन से लाभ हैं, उन लाभों के माध्यम से कौन कौन से लाभ हैं, उनका जो पादप पुनर्स्थापन के द्वारा क्या होता है, लाभ होता है, तो उनका हम अध्ययन करेंगे पॉइंटों के रूप में, है ना। तो देखो बच्चों, अगला टॉपिक इसी में है पादप पुनर्स्थापन के लाभ। पादप पुनर्स्थापन के बहुत सारे लाभ है, आपको पता है। पहला क्या है, नई फसलों की प्राप्ति की जा सकती है। तो पहला है नई फसल प्राप्त करना, नई फसल प्राप्त करना, नंबर 1 लाभ हो गया। दूसरा है इस क्रिया के द्वारा बिना चयन एवं संकरण किए हुए नई उन्नत किस्म प्राप्त की जा सकती हैं। बिना चयन एवं संकरण के माध्यम से, बिना चयन के एवं संकरण दोनों चीज जरूरत नहीं है यहाँ पर, बिना संकरण एवं बिना चयन के माध्यम से नई उन्नत किस्म प्राप्त की जा सकती है। बिना चयन एवं संकरण के माध्यम से नई उन्नत किस्म प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, नई उन्नत किस्म प्राप्त की जा सकती है, दूसरा लाभ हो गया। और इसके अलावा जिससे और हाँ, इससे क्या होता है, समय, श्रम, धन आदि की बचत होती है। क्या होती है, आदि की भी बचत होती है। ठीक है बेटा। तो बिना चयन किए हुए, हम बिना संकरण कराए हुए, इनके माध्यम से नई उन्नत किस्म प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा, पादप पुनर्स्थापन के द्वारा, जिससे समय, श्रम और धन आदि क्या होती है, बचत होती है। तीसरा लाभ क्या है, इससे फसलों को नए रोग कीट मुक्त क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करके उनकी कीटों एवं रोगों से रक्षा की जा सकती है। तो फसलों को नए रोग एवं कीट मुक्त क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करके उनकी कीटों एवं रोगों से रक्षा की जा सकती है। फसलों को नए रोग एवं कीट मुक्त क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करके उनके कीटों एवं रोगों से रक्षा कर सकते हैं। भाई जहाँ यहाँ से माना कि यहाँ इस क्षेत्र में क्या कोई रोग लगा हुआ है, कोई कीट है, तो यहाँ से उखाड़ करके सीधे ही किसी नए क्षेत्र में, नए खेत के अंदर इसको अपन पुनर्स्थापित कर देते हैं। अगला लाभ है वैज्ञानिक शोध के लिए आवश्यक पदार्थ पदार्थियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। वैज्ञानिक शोध के लिए
आवश्यक वैज्ञानिक शोध के लिए आवश्यक फसल प्राप्त की जा सकती है। आवश्यक फसलें, फसलों की किस्म प्राप्त की जा सकती है। ठीक है बेटा, वैज्ञानिक शोध के लिए आवश्यक फसलों की किस्म प्राप्त की जा सकती है, जिससे वैज्ञानिक का क्या करें, शोध कर लें, खोज करें, नई नई चीज़ों की खोज कर लें। तो उससे क्या होगा, उससे फसलों को क्या होगा, फसलों के क्षेत्र में अच्छे अच्छे क्रांति आएगी। ठीक है, तो ये थे कुछ लाभ, पादप प्रतिस्थापन के लाभ। नई फसल प्राप्त करना, हम नई फसल प्राप्त कर सकते हैं इससे, पादप प्रतिस्थापन से। बिना चयन किए हुए एवं बिना संकरण के माध्यम से, बिना चयन किए हुए और बिना संकरण के माध्यम से नई उन्नत किस्म प्राप्त की जा सकती है। अगला है इसी में, जिससे समय और श्रम और धन की क्या होती है, बचत होती है। और फसलों को नए रोग एवं कीट मुक्त क्षेत्रों में प्रतिस्थापित करके उनके कीटों एवं रोगों से रक्षा की जा सकती है। इस क्षेत्र में माना कि कोई कीट है, कोई रोग फैला हुआ है, तो पादपों को यहाँ से उखाड़ करके किसी नए क्षेत्र में उगा देते हैं अपन, तो वही क्या है, पादप प्रतिस्थापन। तो उसका लाभ तो हमारे लिए मिल जाता है। अगला है वैज्ञानिकों को शोध के लिए आवश्यक फसलों की किस्म प्राप्त की जाती है। ठीक है, आवश्यक जो फसलों की किस्म है वो प्राप्त की जा सकती है, जिससे फसलों पर क्या वैज्ञानिक शोध कर सकें, प्रैक्टिकल कर सकें और खोज कर सकें, जिससे मनुष्य को उपयोगी जो फसल है उसकी प्राप्ति की जा सके। तो ये थे पादप प्रतिस्थापन के लाभ। ठीक है, नई फसल प्राप्त करना, बिना चयन बिना संकरण के माध्यम से नई उन्नत किस्म प्राप्त की जा सकती है, इससे समय श्रम धन आदि की बचत होती है। फसलों को रोग और नए कीट मुक्त क्षेत्रों पर स्थापित करके उनके कीटों एवं रोगों से रक्षा की जा सकती है। वैज्ञानिक शोध के लिए आवश्यक फसलों की किस्म प्राप्त जो फसल है वो प्राप्त की जा सकती है, इससे क्या हो, उनके भविष्य के लिए खोज की जा सकती है। अगला है पादप प्रतिस्थापन के दोष। लाभ पढ़ लिए, अब दोष पढ़ेंगे अपन। पादप प्रतिस्थापन के दोष, भाई लाभ भी है दोष भी होंगे, इससे कुछ ना कुछ कमी जरूर होंगी। तो देखो इसमें कौन कौन सी दोष हैं, कौन कौन से इसकी हानियां हैं। पुनर्स्थापित विभेदों के साथ खरपतवारों का प्रवेश हो जाता है। भाई हम जस्ट माना कि किसी बाहर से कोई फसल अपन क्या कर रहे हैं, नए क्षेत्र में उगा रहे हैं, तो क्या हो सकता है उसके साथ कोई रोग आ जाए, कोई कीट आ जाए, तो उस क्षेत्र में कीटों की रोगों की स्थापित होने की संभावना रहती है ना। तो बच्चों फसलों के साथ पहला दोष क्या है, इसे फसलों के साथ रोगों की, फसलों के साथ रोगों की खरपतवारों की प्रविष्ट होने की संभावना रहती है, प्रविष्ट होने की संभावना रहती है। ठीक है भाई, कोई फसलों जो पहला हानि क्या है इसकी, फसलों के साथ कौन सी फसल, पुनर्स्थापित फसलों के साथ, पुनर्स्थापित जो फसल हैं उनके साथ, पुनर्स्थापित फसलों के साथ रोगों की खरपतवारों के प्रविष्ट होने की संभावना रहती है। ये इसका पहला हानि है, पहला दोष है। दूसरा क्या दोष है इसका, जिससे अपन बात करें गेहूं के साथ क्या होता है, खरपतवार हो जाता है ना, सत्यनाशी हो सकता है, ये सब क्या है, खरपतवारों की संभावना होती है। पुनर्स्थापित किस्मों के साथ देश में नए रोग जनकों की प्रवेश होने की संभावना रहती है ना, देश के अंदर पुनर्स्थापित किस्मों के साथ नए जो रोग जनक हैं, नए रोग जनकों की
प्रवेश की संभावना बनी रहती है, प्रवेश की संभावना बनी रहती है। जैसे कि उदाहरण लो मैं, श्रीलंका से कौन सा रोग होता है? श्रीलंका में रोग होता है बच्चों, श्रीलंका से कॉफी किट रोग, कॉफी किट रोग। ये कॉफ़ी के साथ क्या होता है, बाहर से अब अपन श्रीलंका से कोई कॉफ़ी मंगा रहे हैं, माना कि आयात कर रहे हैं, तो वहाँ से जो कॉफ़ी किट रोग है उसके आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ठीक है, तो पुरस्तावित किस्मों के साथ नए रोग जनकों की जो प्रवेश की संभावना बनी रहती है और खरपतवारों की संभावना बनी रहती है। ठीक है, जैसे उदाहरण श्रीलंका से कॉफ़ी किट रोग, कॉफ़ी किट जो रोग है वो आ सकता है हमारे यहाँ पर। तीसरा जो हानि क्या है, कई पुरस्तावित प्रजातियाँ अनिष्टकारी खरपतवार रूप में फैल जाती हैं। कई कबार क्या होता है, जो पुरस्तावित फसल होती है, पुरस्तावित फसलों के साथ, पुरस्तावित फसलों के साथ अनिष्टकारी खरपतवारों के फैलने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि देखो, कोई प्रस्तावित फसलों की जो किस्म है, उस फसलों के साथ अनिष्टकारी जो खरपतवार हैं उनकी संभावना बने, अर्थात अनिष्टकारी मतलब कभी नष्ट नहीं होने वाला। जैसे जलकुंभी है, कौन सी बच्चों? जैसे कि जलकुंभी। जलकुंभी अगर जिस वातावरण में उग गई, जिस पानी क्षेत्र में, तो वहाँ पर कितना भी प्रयास कर लो आप लोग, जलकुंभी नष्ट नहीं होगी, है ना। तो कैसा ये अनिष्टकारी खरपतवार है, उसकी संभावना बनी रहती है। जलकुंभी और किसी प्रजाति के जो पौधे होते हैं उनको नहीं उगने देती है ना, उनकी वृद्धि को रोक देती है और पूरे जो क्षेत्र होता है, पानी का जो एरिया होता है, वहाँ पर पूरी तरह से क्या उसको ढक लेती है और फैल जाती है ना। तो अनिष्टकारी जो खरपतवार है उसकी फैलने की संभावना बनी रहती है। अगला है, कुछ प्रजातियां पारिस्थितिक संतुलन को खराब कर देती हैं। पुरस्तावित फसलों की जो किस्म होती हैं, कुछ फसलों की प्रजातियां पारिस्थितिकी संतुलन को खराब करती हैं, संतुलन को खराब कर देती हैं। जैसे कि पारिस्थितिक संतुलन मतलब जो परिस्थिति है, प्रकृति है, उसके संतुलन की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुछ फसलों की किस्में ऐसी होती हैं, प्रजाति ऐसी होती है कि जो पारिस्थितिक जो संतुलन है उसको खराब कर देते हैं। जैसे कि एक पादप था बच्चों, यूकेलिप्टस। ये यूकेलिप्टस जो पादप है, यह यूकेलिप्टस पादप जो भूमिगत जल स्रोत है उसमें कमी करता है। यूकेलिप्टस से क्या होता है, भूमिगत जो जल स्रोत हैं, भूमिगत जल स्रोतों में क्या होती है, भूमिगत स्रोतों में कमी करता है। ठीक है, तो ये थे कुछ हानियाँ, दोष, किसके? पादप पुनर्स्थापन के दोष हैं। पुनर्स्थापित जो फसलों के साथ रोगों की या फिर खरपतवारों की प्रविष्ट होने की संभावना रहती है। जैसे गेहूं का क्या है, गेहूं का है खरपतवार, गेहूं सा खरपतवार और सत्तनाशी, जैसे सत्तनाशी है और भी खरपतवार हैं आदि। तो इनसे क्या होता है, खरपतवार फैलने की संभावना अधिक होती है। दूसरा लाभ है, पुनर्स्थापित किस्मों के साथ नए रोग जनकों की प्रवेश की संभावना बनी होती है। जैसे श्रीलंका से कौन सा? श्रीलंका से है कॉफी किट रोग। अगला है तीसरा, पुनर्स्थापित फसलों के साथ अनिष्टकारी जो खरपतवार हैं उनके फैलने की संभावना अधिक होती है। जैसे कि जलकुंभी, कुछ फसलों की प्रजातियाँ पारिस्थितिक संतुलन उसको खराब कर देती हैं। जैसे कि यूकेलिप्टस का जो पादप है उससे क्या होता है, भूमिगत जल स्रोतों की क्या होती है, कमी होती है ना।
भूमि का जो जल है वो बहुत नीचे चला जाता है। इस पादप जहाँ ये पादप होता है तो वहाँ उस पादप में क्या होता है, उस भूमि के अंदर जो जल की संभावना है वो क्या नीचे बहुत नीचे चली जाती है, अर्थात इसको पूरी जो जल स्रोत है उसको क्या कर लेता है, ये उपयोग कर लेता है। तो ये थे 4 दोष। अब देखो पादप प्रतिस्थापन की उपलब्धियाँ। पादप प्रतिस्थापन कौन कौन सी उपलब्धियाँ हैं, दोष भी पढ़ ले, लाभ भी पढ़ ले, तो कुछ उपलब्धियाँ भी पढ़ी हमने, कुछ उपलब्धियाँ भी कुछ हासिल भी की है इससे। ऐसा नहीं है कि इससे लाभ है तो हानि है तो हमारे का काम का नहीं है, नहीं, वैज्ञानिकों ने इससे कुछ उपलब्धियाँ भी प्राप्त की हैं। तो बच्चों पादप प्रतिस्थापन की उपलब्धियाँ, पादप प्रतिस्थापन की उपलब्धियाँ। भारत में इस प्रक्रिया के द्वारा इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, बहुत सारी किस्म प्राप्त की हैं, नई किस्म प्राप्त की हैं, नई किस्में प्राप्त की हैं। जैसे कि अपन बात करें, पहले बात करें नई किस्मों की। कौन कौन सी नई किस्में वो इससे प्राप्त की हैं, कौन कौन सी फसलें नई, देखो आलू, मक्का, मूंगफली, आलू है, मक्का है, मूंगफली है, अरहर है और मटर है, टमाटर है, मटर है, गन्ना है, मूंगफली है आदि बहुत सारी किस्में प्राप्त की हैं जो कैसी है, नई है बिल्कुल, है ना। तो पादप प्रतिस्थापन की प्रक्रिया के द्वारा हमने भारत में बहुत सारी क्या है कि नई किस्म प्राप्त की है। तो नई किस्म कौन कौन सी है, पहली आलू, मक्का, गन्ना, मूंगफली, अरहर, टमाटर, मटर, मूंगफली आदि बहुत सारी हो सकती हैं, पपीता भी इसी में आ जाएगा, है ना, तो आदि। अच्छा, दूसरा जो वो है उपलब्धि वो क्या है, दूसरी उपलब्धि बात करें अपन तो वो है नई फसलें, सॉरी ये क्या है, नई फसल, आप किस्म कहते हैं या फसलें कहते हैं वाली, नई फसलें। और अगली है नई किस्में, नई किस्में, किस्म मतलब वैरायटी, है ना। तो नई किस्म हमने किस किस की प्राप्त की है, धान की। जैसे कि उदाहरण की बात करें अपन धान की नई किस्म है वो कौन सी है, TN फर्स्ट, IR8 है, IR28 है और IR36 किस्में। ये सब किस्म किसकी हैं, धान की किस्में सभी। धान मतलब चावल बोलते हैं, ठीक है। धान की कौन कौन सी है, TN फर्स्ट है, IR8 है, IR28 है, IR36 है। ये सब क्या है, धान की किस्में। ऑपरेट बोलो, ठीक बच्चों। तो ये था हमने क्या पढ़ा था, पादप प्रतिस्थापन की उपलब्धियां, जिससे हम नई फसलें प्राप्त की, आलू की, मक्का की, मूंगफली की, अरहर, टमाटर, मटर, गन्ना, मूंगफली, ये सब क्या थी, नई फसलें थी। और नई किस्में भी प्राप्त की हमने, कौन कौन सी हैं, धान की पड़ी है, IR फर्स्ट, IR8, IR28, IR36 किस्में हैं। इसके अलावा हमने गेहूं की रिडले, गेहूं की है रिडले या फिर रिडले, लरमा रोहू, सोनारा 64, ये सब फसलें किसकी हैं, गेहूं की हैं। गेहूं की रिले, लरमा, रोहू, सोनारा 64, ये सब किसकी फसलें हैं, गेहूं की किस्में हैं। ये सब नई नई वेराइटीज हैं। इनके माध्यम से क्या किया, हम जो पादप प्रतिस्थापन की प्रक्रिया उससे हमने हासिल की है हमारे जीवन में, है ना। वैज्ञानिकों ने विभिन्न शोध किए, विभिन्न मेहनत करके द्वारा। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये था हमारा पादप प्रतिस्थापन का टॉपिक, कंप्लीट होता है।